आपको याद होगा रशिया को बैन कर दिया गया था इसके ओलंपिक्स में। इंडिया टॉप 5 में हमेशा रहा है। 2-3 गेम खास करके, एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग। जैसे बहुत सिंपल में एक तरह से हम जो चाय कॉफी ले रहे हैं ये भी स्टिमुलेंट है, मैं जगह स्टिमुलेंट है लेकिन ये ड्रग्स नहीं है। अरे आपने सबसे अच्छा एक मैं नाम भूल गया जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टिमुलेंट है, कोकेन। देश के एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एक खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी एक गेम से पहले टीवी लिया था और उनको जो नहीं फंसे हैं मतलब हम लोग बहुत सारा नाम जानते हैं लेकिन बता नहीं सकते हैं वो। माय गॉड, इंसेंटिव्स के लिए डोपिंग होती है। बिल्कुल, और ये 5-5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। वो कोचेस को भी उसका हिस्सा मिलता है 50% और खिलाड़ी को तो मिलता ही मिलता है। What comes to your mind when you think of the words doping? Something negative, I'm pretty sure. Which is why today on Tea, Toast and Sports, Rika Roy, Vimal Mohan and Hemant Rastogi, 2 NDTV veterans of sport and one from Amar Ujala, and me, a novice, are going to learn and discuss and decode what is the world of doping, what can be done about it, and how authorities keep a check on it. Welcome to NDTV Tea, Toast and Sports. And Rika, maybe you can take it from here. Yeah, Anviti, I really don't know how long it would take for India to win 213 medals at the Olympic Games. I think it'll take pretty long. And if you ask me, the process is being made longer by 213 adverse analytical findings by of positive cases of dope samples among 5,606 samples that were collected, and the percentage of positive cases that were last collected were 3.8. And why am I pointing to this figure? Because it's the highest among the nations that were tested more than 1,000 samples for a year. 213 medals will take a very, very long time for India to get. But we are in a negative way standing on the podium today with those 213 cases. What is happening really in the world of sports and doping? We will decode that with my partner in crime, Vimal Mohan, who has covered many tournaments with me, including the Paris Olympic Games, and Hemant Rastogi, both of our guests, sports editor of NDTV India, sports editor of Amar Ujala. Hemant, आपसे शुरू करेंगे, हो क्या रहा है? देखिए, डोपिंग के बारे में जर्नलिस्टिक सर्किल में कम बात होती है। क्रिकेट के बारे में ज़्यादा बात होती है, दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में, डोपिंग के बारे में कम बात होती है। क्यों जर्नलिस्ट कम बात करते हैं? मतलब कोई वजह है? मुझे लगता है कि जैसे आम लोग डोपिंग के बारे में चाय भी ले सकते हैं, क्योंकि टी टोस्ट एंड स्पोर्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। डोप नहीं। हाँ, इसमें डोप नहीं है। मुझे लगता है रिका कि जैसे दूसरे आम लोग डोपिंग के बारे में कम जानते हैं, मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट भी डोपिंग के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं, क्योंकि ये बहुत एक गहराई वाला सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा मोर साइंटिफिक है, लेकिन इसे समझना बहुत आसान। अगर आप इसकी जड़ में जाएंगे तो दूसरों की भी हेल्प होगी, अवेयरनेस भी होगी और पता भी लगेगा कि डोपिंग क्या है, डोपिंग को किस वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड इतना ख़तरनाक माना जाता है कि हम लोगों को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जैसी एक बड़ी संस्था का गठन करना पड़ा और उसके बाद हर देश में एक नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का गठन करना पड़ा, जिससे कि स्पोर्ट्स में चीटिंग रोकी जा सके। डोपिंग का मतलब आप स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स ले रहे हो जो आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, आपको आपके परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं इस लेवल तक पहुंचाते हैं जो दूसरा जो क्लीन एथलीट है उस पर उसको एडवांटेज मिलता है। तो डोपिंग ये है कि आपको परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स जो है स्पोर्ट्स में नहीं लेना है, उसकी वजह से एक चेक किया जाता है, उसकी वजह से सारे लॉज बने हुए हैं कि कौन कौन से प्रोहिबिटेड सब्सटेंस हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। कितने सारे ऐसे ड्रग्स हैं अभी के जो लिस्ट दिया गया है? 3700 से ज़्यादा हैं। 3700 से ज़्यादा हैं। It's a list that has been given by WADA। हमेशा बहुत काफ़ी समय से, और इनफैक्ट इसमें चेंज होता रहता है। आप जैसे
कोई ड्रग्स पहले था, स्टिमुलेंट था, अब वो स्टेरॉइड में आ गया, स्टेरॉइड था, इसमें वो चेंज भी होता है, फिर न्यू ड्रग्स भी, क्योंकि काफी देखिए technicality। ये टेक्निकलिटीज़ है, क्योंकि वर्ल्ड अक्रॉस ये रेस भी है। ऐसा इतना सिंपल नहीं है कि लोग ड्रग्स लिए परफॉर्म किए। हर एक कंट्री में एक तरह का मतलब ये चीटिंग के लिए रेस भी है। मतलब आपको याद होगा रशिया को बैन कर दिया गया था इसके ओलंपिक्स में। तो और जो आप कह रहे थे, आपने जो नंबर कहा ना कि इंडिया का नंबर 213 है, तो मैं 20-25 साल से तो हम लोग डोपिंग के लिए जाते हैं लैब वैब में, और ये हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया टॉप 5 में हमेशा रहा है। 2-3 गेम खास करके, एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग, जितने भी पावर गेम्स हैं, जूडो हो गया। You introduced a very interesting term while you were talking, which is stimulant. Stimulant and performance enhancing drug. Steroids. Difference बताइए। देखिए, स्टिमुलेंट्स का यूज़ होता है कि आपको मान लीजिए, जैसे अब आपको बताता हूँ कि शूटिंग में है या कोई जहाँ पे आपका जहाँ आपको फोकस करना है, तो आप क्या करते हैं, स्टिमुलेंट लेते हैं और उसको मतलब बॉडी को अलर्ट करने के लिए। जैसे बहुत सिंपल में एक तरह से हम जो चाय कॉफी ले रहे हैं, ये भी स्टिमुलेंट है, मैं जगह रखा स्टिमुलेंट है, लेकिन ये ड्रग्स नहीं है। ड्रग्स नहीं, हाँ। ये इसका यूज अलाउड है, ठीक है। और लेकिन अगर आप स्टिमुलेंट लेते हैं, उसका एक बॉडी का साइड इफेक्ट होता है। इसका आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप ये पीते हैं तो ये नहीं कि आपको हेयर आ जाएगा, आपका वॉइस डिफरेंट हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन जो होता है आपका, उस पे असर आएगा। वो बहुत टेस्टोस्टेरोन इज अ स्टेरॉइड। हां, एंड व्हाट इज अ स्टिमुलेंट? स्टिमुलेंट का कोई एग्जांपल बताइए। डायरेटिक्स था, डायरेटिक्स जो आपको शेन वॉर्न ने लिया था, वहां पे डायरेटिक्स स्टेरॉइड है। नहीं, डायरेटिक्स एक अलग चीज़ है। डायरेटिक्स इसलिए उसको, अगर आपको अपनी बॉडी से आपने कोई प्रोहिबिटेड सब्सटेंस लिया है, तो अगर उसको मास्क करना है, बॉडी से फ्लश आउट करना है, तो उसके लिए डायरेटिक्स लिया जाता है। तो आप डायरेटिक्स मास्किंग एजेंट, गो टू द वॉशरूम अ लॉट, वो मास्किंग एजेंट है। उससे वेट भी कम होता है। आपको 2003 वर्ल्ड कप से पहले शेन वॉर्न अपने पीक फॉर्म पे थे, और 2003 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को जाना था शेन वॉर्न के साथ। अचानक एक रात खबर आई कि उन्होंने डायरेटिक्स यूज किया। इनफैक्ट जब उनके ही वाज बैंड, एंड ऑल्सो आपको याद होगा जब उनका जो डेथ का जो आया है, उसमें भी बोला गया देयर वर मल्टीपल ड्रग्स, इट वाज सस्पेक्टेड डायरेटिक्स आल्सो, ठीक है। तो डायरेटिक्स स्टिमुलेंट हैं, ढेर सारे एग्जांपल हैं। डायरेटिक्स एक वाडा का जो रूल्स हैं, 7 कैटेगरीज में सारे ड्रग्स को डिवाइड किया गया, 1 to S1, S2, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7। उसमें आपके सबसे ऊपर जो स्टेरॉइड्स है, उसमें भी ये 7 कैटेगरीज जो है, उसमें स्पेसिफाइड सब्सटेंसेस एंड नॉन स्पेसिफाइड सब्सटेंसेस होते हैं। अरे आपने सबसे अच्छा एक मैं नाम भूल गया, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टिमुलेंट है, कोकेन। तो कोकेन है, फेंटामाइन है, ये सब बहुत सारे स्टिमुलेंट हैं। तो एक तो आप कह रहे थे स्टिमुलेंट का, दूसरा स्टेरॉइड्स का है। स्टेरॉइड्स परफॉर्मेंस एनहांसिंग। जब आई विल कम बैक टू यू। ही इज टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग लिस्ट ऑफ 7 कैटेगरीज। हाँ जी। तो वो कैटेगरीज हैं ड्रग्स की, उसमें टॉप पर स्टेरॉइड्स आता है, फिर स्टिमुलेंट्स आता है, फिर बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, और डायरेटिक्स आता है उसमें। इसी तरीके से उसमें और भी 7 कैटेगरीज हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स आते हैं उसमें। ये सब बहुत आराम से यूज़ किए जाते हैं, आराम से अवेलेबल। तो हार्ट पेशेंट्स भी लेते हैं। देखिए, बहुत सारी दवाई है ना, ऐसा नहीं कि वो दवाई एकदम मतलब कार्डिनल से नहीं है, उनका यूज़ है। जैसे बहुत सारे जो आप एथलीट हैं, आप रिकवरी कर रहे हैं, अब आपका टूर्नामेंट आ गया सामने 15 दिनों के बाद, 20 दिन के बाद, तो आप क्या करते हैं, स्टेरॉइड लेके जल्दी आप कम्पीट करते हैं। लेकिन वो स्टेरॉइड बैंड है बहुत सारा। वो हो सकता है परफॉर्मेंस एनहांसिंग में हो। बीटा ब्लॉकर शूटर्स नॉर्मली जनरली होता है कि आपका हार्ट का रेट को अचानक रोकना है। एक तो आप शूट कर रहे हैं, आपको शूट नॉर्मली क्या करते हैं, या आर्चरी में क्या करते हैं कि आप जब करते हैं उस समय आप ब्रीदिंग आप रोक लेते हैं, बिल्कुल स्थिर ना, तो जाएंगे। Exactly. This is a very important point that Vimal is making, that when you are shooting, if you're an archer or a shooter, you shoot your arrow or you shoot your pellet between breath. हाँ, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, जैसे मनु भाकर क्या करती है, योगा का प्रैक्टिस करती है, ठीक है। बहुत सारे एथलीट हैं, क्रिकेट में भी करते हैं, इनमें भी करते हैं। तो वो बहुत सारे, आर्चरी में आप जाएंगे तो अभी मैं कुछ दिनों पहले अभी बागपत गया हुआ था, कुलदीप वेदवान जो शीतल को सिखाते हैं, तो वो बेसिक यही बताते हैं कि आप पुल करो, इससे पुश करो, जब वो पूरा यहाँ आ गया, देन आपको
ब्रीदिंग रोक लेना है। राइट। जब वो रुक जाता है देन आपका जब भी आम मतलब टारगेट पे आया तो आप उसको शूट करो। वो बहुत थिन टाइम होता है, टाइम स्पैन होता है। शूटर्स एंड आर्चर्स आप कह रहे हैं कि बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं? जो लेते हैं वो लेते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, जो डोपिंग करते हैं, जिनका लगता है कि मतलब वो जो मान लीजिए क्या होता है कि आप वर्ज पे हो, आपको लग रहा है कि अगर आप नर्वस हो गए, आपका प्रैक्टिस उतना लंबा सेशन है, ये क्योंकि आपका प्रैक्टिस हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है। आप ये नहीं है कि 15 दिन में कोई आपने आपको कोई किसी एक टेक्निकल एडजस्टमेंट बताया। I have a very interesting question for you. मान लीजिए I am an Olympic shooter. I have a match tomorrow morning at 9 a.m. I'm shooting a final. I am very nervous tonight. My coach gives me a beta blocker. Can I produce an ATU and shoot the match? कैसे करेंगे आप उसमें? नहीं वो तो आपको डिक्लेयर करना होता है कि TUE ऐसे नहीं होता है। TUE का प्रोसेस TUE है, ATU कहते हैं, एंटी थेरेप्यूटिक। ओके, तो पहले TU के बारे में बात करते हैं। थेरेप्यूटिक यूज एग्जम्पशन। एग्जम्पशन होता है। किसी को मान लीजिए कि अस्थमा है, नहीं कितना पहले टूर्नामेंट से कितना देखिए पहले? TUE ये जो डोपिंग है ना, कई केसेस ऐसे होते हैं कि जो वाकई में जेन्युइन होते हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तो आपको मान लीजिए कोई प्रोहिबिटेड ऐसा मेडिसिन दिया जा रहा है जो वाडा की या नाडा की प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस की लिस्ट में है, और डॉक्टर को वो देना ज़रूरी, क्योंकि आपको उसका मेडिकेशन लेना है। आपने अगर उसको TUE नहीं लिया, उसके लिए TUE लेना होता है। जैसे आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, मान लीजिए मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मैंने TUE के लिए अप्लाई किया नाडा में कि मेरा ये ऐसे मेडिकेशन, उसमें आपको सारे मेडिकेशंस लगाने होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लगाना होता है। नाडा की एक TUE कमेटी होती है, नाडा या वाडा की भी, हाँ, उस TUE कमेटी के पास वो केस जाता है। वो TUE कमेटी 3 मेंबर कमेटी होती है, उसमें बहुत हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं। अभी जो नाडा की TUE कमेटी, उसमें एम्स के डॉक्टर्स हैं, बड़े नामी डॉक्टर्स हैं उसमें। तो वो उस TUE कमेटी के पास जाता है, उसको वो पूरा एग्जामिन करते हैं। वो अगर उसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं, तो वो मान लीजिए अगर उसका टेस्ट होता है उस खिलाड़ी का, वो पॉजिटिव भी आ जाता है, तो वो पॉजिटिव नहीं माना जाता है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैं नाम नहीं लूँगा, TUE का बहुत जो पढ़े लिखे खिलाड़ी हैं, देश के एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एक खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी एक गेम से पहले TUE लिया था। और उनको बताया नहीं, लेकिन आपको एक बताता हूँ, इस एक केस में इसमें गलती कब होती है। लिएंडर पेस विंबलडन का ये कर रहे थे, उन्होंने डॉक्टर से लिया था, और जब वो चेकिंग हुई तो वो डोपिंग इसमें आए, क्योंकि विंबलडन के या कौन से साल ग्रैंड स्लैम मुझे 2000 वाले किसी एरा में, तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला था, इसलिए उनको कुछ हुआ नहीं उनको, क्योंकि वो उसी टूर्नामेंट के डॉक्टर ने दिया था। एक गलती हुई थी अपर्णा पोपट से, सिडनी ओलंपिक्स के लिए जा रही थी, वर्ल्ड नंबर 2000 में सिडनी ओलंपिक हुआ था, तो वो उस समय 20th के आसपास रैंक था, इंडिया की टॉप प्लेयर थी, और अच्छा वो इनफैक्ट जो इंडिया का जो बैडमिंटन का बेस है वो अपर्णा और गोपीचंद ने ये किया, मतलब मॉडर्न इसमें, उससे पहले प्रकाश पादुकोण माला हेरा था। लेकिन वो डीकोल्ड खा लिया था, डीकोल्ड, उनको सीवियर कोल्ड था, डीकोल्ड खा लिया, और डॉक्टर के पास लिस्ट नहीं थी, जो हमारा BAI का जो डॉक्टर है, और वो नहीं खेल पाई फिर। So she couldn't participate at all. अपर्णा पोपट ना, हाँ, स्यूडोफेड्रिन उनके एक स्टिमुलेंट होता है, हाँ, जो हम खांसी वगैरह जुकाम के लिए खाते हैं। हाँ, तो पहले इतना अवेयरनेस नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूं आज की डेट में डोपिंग के बारे में सारे लोग जानते हैं। स्पेसिफिकली जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो बहुत ज़्यादा जानते हैं, उनके कोचेस बहुत ज़्यादा जानते हैं, और बावजूद उसके डोपिंग हो रही है। आज जो होती है डोपिंग ना, वो गलती से नहीं होती है, 99%। How are they finding ways to cheat? मुझे थोड़ा सा बताइए ये। एक तो 2-3 तरीका, एक तो और ये ज़्यादा बताएंगे। मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए एक नया प्लेयर है, वो आ रहा है ऑन द ब्लॉक। अब है कि अगर वो नेशनल खेल जाएगा या इंटरनेशनल खेल जाएगा तो उसको नौकरी मिल जाएगी। उसका कोच क्या करता है, क्योंकि अभी वो वाडा या नाडा के टेस्टिंग लिस्ट में नहीं है ना, जो एक रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल होता है उसमें नहीं, हाँ, या एक वेयर अबाउट क्लॉज में वो नहीं है। अभी कैसे नहीं, अगर वो खेल रहा अभी है, नया प्लेयर है, अभी 18 साल का है, वो जूनियर लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको पता है कि ये अच्छा अगर 1-2 इंटरनेशनल अच्छा खेल जाएगा,
ठीक है, तो इसको नौकरी मिल सकती है। तो वहाँ क्या करते हैं, इसको परफॉर्मेंस एनहांसिंग नए कोच करवा देते हैं। फिर जैसे ही वो इंटरनेशनल इसमें आता है, वो फिर उसके बाद या तो तब तक वो मास्किंग खा के बाहर हो लेते हैं। अब उनको अवेयरनेस है कि मतलब मुझे कब तक करना है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं मैं जानता हूं, जो कि अब जिनको वार्न किया गया है कि अब आप देखोगे, कई बार आप देखोगे कि एक प्लेयर का एक बहुत सारा केस था, रंजीत माहेश्वरी का, ट्रिपल जंपर थे, टूर्नामेंट होता था, खूब अच्छा परफॉर्मेंस, ये अब लगा कि अच्छा जाएंगे एशियन गेम्स में मेडल जीत के आएंगे, और ओलंपिक से ये बड़े टूर्नामेंट से 2 महीने पहले अरे बीमार हूँ, ये हो गया है। तब जो उसके बाद होता था कि परफॉर्मेंस उनका ख़राब होता था। रंजीत माहेश्वरी डोपिंग में फंसे भी, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं वो फंसे, इसलिए उनका नाम बता रहा हूँ। जो नहीं फंसे हैं उन मतलब हम लोग बहुत सारा नाम जानते हैं लेकिन बता नहीं सकते हैं वो। लेकिन बहुत सारे प्लेयर सिर्फ इसलिए करते हैं, वो क्या करते हैं कि टूर्नामेंट से पहले अपना उन्होंने 3 महीने पहले आप देखोगे चले गए। अब क्या होता, ये जो ईस्टर्न पार्ट है, उज़्बेकिस्तान, यहाँ ये कजाकिस्तान है ना, तो यहाँ जाके और डोप करके आते थे, फिर कई बार फंसे हैं और बहुत बड़े बड़े नाम फंसे हैं इसमें। हेमंत, आप भी बताइए, हाउ आर दे गेमिंग द सिस्टम? देखिए, ये जो मतलब ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट है। इसके लिए सबसे बड़ा मैं मतलब जो इंसेंटिव्स शुरू हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत ज़्यादा पैसा, जो बहुत ज़्यादा पैसा आया, अच्छी बात है। बट इस मतलब इंसेंटिव्स के लिए भी डोपिंग होती है। सबसे बड़ी बात, माय गॉड, इंसेंटिव्स के लिए डोपिंग होती है? बिल्कुल, और ये 5-5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। वो कोचेस को भी उसका हिस्सा मिलता है 50% और खिलाड़ी को तो मिलता ही मिलता है। तो शॉर्टकट है ये। एक तो हमारे यहाँ सरकारी नौकरी नहीं है, बहुत सरकारी नौकरी स्पोर्ट्स कोटा मिलता है, एडमिशन के लिए स्पोर्ट्स कोटा मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो स्पोर्ट्स को शॉर्टकट की ओर लेकर के जाती है। तो ये शॉर्टकट कैसे दूर कर सकते हैं? आप डोप करिए, वो कोचेस आपको बताते हैं। सप्लीमेंट सबसे बड़ा जो बाहर में मिलता है ना, सप्लीमेंट्स, प्रोटीन सप्लीमेंट, और इसका इतना डेंजरस है। बहुत सारे एग्जांपल हेमंत भी बताएंगे। हम लोग जानते हैं 30 साल का बंदा गया, वेट बहुत अच्छे जिम कर रहा था और पैरालिसिस होके लौटा है। 32 साल का लड़का, 34 साल का लड़का, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें, जो कि ये जो आप बाहर देखते हैं ना कि जिम के बाहर बड़ा बड़ा प्रोटीन सप्लीमेंट्स, वो बहुत ही डेंजरस, मोस्ट डेंजरस वही है। सबसे डेंजरस आज की डेट में अगर कोई चीज़ है तो वो जो कोचेस जो प्लेयर्स को सप्लीमेंट्स देते हैं, ये कंटेमिनेटेड, मोस्टली कंटेमिनेटेड होते हैं। आपने सप्लीमेंट लिया, आप उसमें फंस गए, आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर जब तक आप उसको प्रूव नहीं करो, और उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है कि इसमें कंटेमिनेशन था। क्योंकि अगर आप हियरिंग में जाओगे, नाडा का जो हियरिंग, अगर आप डोप में फंस जाते हो तो आपको अपने आप को गिल्टी प्रूव करने का एक चांस दिया जाता है। नाडा का नॉन गिल्टी प्रूव करने का चांस दिया जाता है। नाडा का हियरिंग पैनल होता है, जैसे कोर्ट बैठती है वैसे ही कोर्ट बैठती है नाडा का हियरिंग पैनल। उसके चेयरमैन, उसके सामने आपको अपना पक्ष रखना होता है। तो उसके सामने आपको ये प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है कि ये सप्लीमेंट कंटेमिनेटेड था। बहुत ज़्यादा जो आप बोल रहे हैं सर, उसी पर मेरा सवाल आ रहा था कि जो भी स्टॉक मार्केट्स में पैसा लगाते हैं या हम लोग कोई गैम्बल अगर करते हैं, तो एक बहुत ही चीज़ होती है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। रिवॉर्ड तो आपने बता दिया कि सरकारी नौकरी है, 5 करोड़ का ये। रिस्क, अगर एक बार कोई खिलाड़ी डोपिंग कंफर्म हो गई पॉजिटिव, वो रिस्क क्या है? उसके बाद उनके साथ कितना एक्सट्रीम उनको सज़ा मिल सकती है? देखिए, पनिशमेंट तो 4 साल है स्टेरॉइड का, और जैसे इन्होंने बताया कि आपने कुछ अनइंटेंडेड है तो कम भी होता है, लेकिन उसका लॉस कंट्री को होता है। आपको दीपा कर्माकर का केस है, मैंने तो बुक लिखा है, शी इज़ वेरी क्लोज टू अस, लेकिन वो अब देखिए वो फंस गई डोपिंग में। अब क्या है, जिम्नास्टिक्स में कोई क्वालिफाई नहीं कर रहा है, मतलब, और जो बेंच है वो आपका मर जाता है। ठीक है, अश्विनी अकुंजी एक प्लेयर होती थी हर्डल्स की 400, एक्सीलेंट प्लेयर, एशियन गेम्स में मेडल भी जीता। वो वर्ल्ड की 2 या 3 ऐसी एथलीट थी जो हर्डल्स को दोनों लेग से क्रॉस करती थी। जब आप पहुंचते हैं तो नॉर्मली आपका एक स्टेप होता है कि राइट से ही कर रहा है या लेफ्ट से करे, किसी का होता है ना लेफ्ट ज़्यादा चल रहा है, राइट। वो ऐसी प्लेयर थी जिसका दोनों पैर चलता था। लेकिन अश्विनी अकुंजी फंसी, प्रियंका पवार फंसी।
अब उसके बाद क्या है, उस गेम में आपका जो बेंच है ना वो मर जाता है, एक जनरेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि आप डोपिंग में फंसे, आपके नीचे वाले सारे प्लेयर मर जाते हैं, आपका अटेंशन खत्म हो जाता है, आपका करियर तो गया ही, आपके करियर के तो मैं सोच भी नहीं रहा हूँ जो प्लेयर फंसा, उसके नीचे का जितना बेंच है ना वो मर जाता है। ये और कंट्री को बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि आप बहुत सारा पैसा लगाते हैं एक पूरा बेंच तैयार करने में, और वो आपका खत्म हो जाता है। Hemant, I'll come back to you about how the cheating is happening today. Cheating used to happen, has been happening since मतलब 1988 में हमने बेन जॉनसन का सुना था डोपिंग के बारे में, सियोल, तब से हम डोपिंग सुने जा रहे हैं, बट there has been different ways of cheating. अभी कैसे होता है, और अभी particularly इंडिया में how are they gaming the system? देखिए, डोपिंग आज से नहीं हो रही है, बेन जॉनसन से भी पहले हो रही है, और इंडिया में बेन जॉनसन से पहले हो रही है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इंडिया में डोपिंग बेन जॉनसन के टाइम से, जब हम लोगों ने जाना कि डोपिंग क्या चीज़ है, बेन जॉनसन जब स्टेनोजोलॉल के लिए 1988 ओलंपिक में फंसे, मेरी प्रवीण कुमार से एक बार बात हो रही थी। प्रवीण कुमार जो डिस्कस महाभारत के भीम, तो वो NIS पटियाला में आए हुए थे, मैं उनके पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं हेमंत इसी ग्राउंड पे आता था, कोचेस मुझे प्रैक्टिस कराते थे तो वो थोड़े भावुक हो गए थे। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि सर आप तो मतलब बड़े एथलीट रहे हो, आपके टाइम पे कभी डोपिंग वगैरह होती थी? ये 60s की बात बता रहा हूँ। उन्होंने उस वक्त मेरे से स्वीकार किया था कि हेमंत तब भी डोपिंग होती थी और हमारे कोचेज ही कराते थे। और मैं बता देता हूँ, मैंने भी उन पे एक आर्टिकल लिखा था, और एक नाम था केनी बोसन। तो केनी बोसन ने उनको डोपिंग की दवा दी थी। जब वो भीम बन गए तब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि केनी बोसन ने मुझे डोपिंग करने को कहा था, मैंने डोपिंग की है, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे राज खोले थे। आई रोट एन आर्टिकल ऑन हिम, भीम जो थे उसमें। प्रवीण जी ने केनी बोसन का ही नाम लिया था मेरे से। और वो ये प्रवीण कुमार ने डिस्कस में एशियन गेम्स का मेडल जीता, दो गोल्ड मेडल जीता। बावजूद डोपिंग नहीं, मतलब ये नहीं कह सकते कि उन्होंने डोपिंग की उन्होंने जब डोपिंग की थी तो वो जमशेदपुर में की थी डोपिंग, वो जमशेदपुर में ट्रेन करते थे और केनी बोसन ने इनको दिया था। लेकिन एशियन गेम्स के दौरान की थी या नहीं की थी वो सब स्पेसिफिक नहीं पता है, बट ये सेड कि मैंने डोपिंग की है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था बहुत टाइम पहले विथ रिगार्ड्स टू वीमेन डोपिंग। Apparently, when there is a tournament, scheduled tournament, 7-8 months before, they try to get pregnant, then they try to abort, so that around the tournament the estrogen levels are very high. ऐसे आपने सुना है कि मतलब नेचुरल तरीके से this is also a way of doping to keep the estrogen levels high. बिल्कुल होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। उस पर भी चेक रखने के लिए बाकायदा एक पैरामीटर्स होते हैं, जैसे एंडोजीनस और एक्सोजीनस सब्सटेंसेस होते हैं। तो जो एंडोजीनस सब्सटेंसेस हैं वो भी प्रोहिबिटेड हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में बनता है, लेकिन एक लिमिट तक उसका एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है। उस लिमिट के अगर आपका टेस्ट होता है तो उस लिमिट के बाहर अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल जा रहा है तो इट मीन्स आपने उसको बाहर से एक्सटर्नल लिया है। तो वो भी पैरामीटर्स हैं, बहुत बाकायदा डीप में जा कर के टेस्टिंग होती है। अब तो बायोलॉजिकल पासपोर्ट्स बनने लग गए हैं। आप अगर ड्रग्स ले रहे हो और आपका बाकायदा नाडा या वाडा में हर खिलाड़ी का अब बायोलॉजिकल पासपोर्ट बनता है। उस बायोलॉजिकल पासपोर्ट में जो आपकी टेस्टिंग हो रही है उसमें आपके पैरामीटर्स आपके लगातार क्या नाम जो है वो सब नोट डाउन होते हैं। वो पैरामीटर्स अगर आपका आगे जा कर के अगर उस लिमिट पे पाया गया तो इट मीन्स आपने पहले डोपिंग की है। तो आप बायोलॉजिकल पासपोर्ट के आधार पर भी डोप पॉजिटिव डिक्लेयर किए जा सकते हो, और ऐसा हो चुका है। अब इसकी शुरुआत हुई, ये बहुत ये अभी बहुत ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 2 से 3 साल पहले या 4 साल पहले बायोलॉजिकल पासपोर्ट शुरू हुआ। इंडिया में भी अब शुरू हो चुका है बायोलॉजिकल। आपने जो जैसे बोला ना कि विमेन वाला, तो वुमेन में मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग नाम याद आया, मारियन जोन्स ने किया था। मारियन जोन्स का 2
डोपिंग का बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तो THG था, THG साइंस से थोड़ा आगे था, मतलब अमेरिकन साइंस जो है, इसलिए कंट्रीज़ के साइंटिस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जर्मनी में हम लोग एग्जाम्पल्स जानते हैं और वहाँ बैन भी हुआ है। ईस्टर्न ब्लॉक से जब भी कोई आया तो बहुत ही सस्पेक्टेड होता था, या अभी जैसे कजाकिस्तान वाले एरिया से कोई आता है तो सस्पेक्टेड होता है। जो नरसिंह यादव ऑलवेज अ सस्पेक्ट, मतलब अगर नहीं, ओलंपिक्स में आप देखिए, आप मान लीजिए क्रिमिनल एरिया से आ रहे हो तो आपको थोड़ा, तो आपको लोग सस्पिशन से देखते हैं, मतलब ये बोलते नहीं how हैं। suspicious are people about the Indians? नहीं, वो नहीं है, लेकिन इंडिया का बहुत ज़्यादा, इंडिया को लेके वो ट्रैक रिकॉर्ड गंदा नहीं है, लेकिन इंडिया में नंबर्स ज़्यादा ज़रूर हैं, क्योंकि देखिए इंडिया के जो लोग It's also a big country. बिग कंट्री, और दूसरी बात है कि इंडिया के लोग अगर टॉप लेवल पे परफॉर्म करने लगेंगे ना, अगर मान लीजिए 30-40 मेडल जीतने लगेंगे, तब आप सस्पिशन में आओगे, अगर 200 मेडल हम जीतने लगेंगे तो हाँ, मेडल में आओगे। यही अब बस बात है। विमेन वाला आपको Yeah, एक्सप्लेन please. करा दे। जैसे एक तो आपने बोला था अबॉर्शन वाला, एक और होता है जो जिसमें मारियन जोन्स फंसी थी, उन्हें एक तो THG था, वो साइंस से आगे की बात है, एक उन्होंने होता है एरिथ्रोपोइटिन, EPO। तो EPO आपका बहुत फेमस केस है लांस आर्मस्ट्रॉन्ग वाला। वो व्हाट डू यू डू इन EPO, आप बॉडी से ब्लड निकालते हो 21 दिन के लिए, और फिर उसको उस समय में अपना ही बॉडी में ब्लड को इंजेक्ट कर देते हो फिर से, तो आपका ऑक्सीडेशन लेवल और जो एनर्जी लेवल है वो Energy बढ़ता levels go है, up. एंड दैट्स हाउ यू इट्स अ काइंड ऑफ परफॉर्मेंस एनहांसिंग थिंग। Organic doping. और ये EPO के बारे में आपको बहुत एस्टॉनिशिंग मैं चीज़ बताता हूँ कि ये शायद किसी को मालूम भी नहीं होगी कि EPO इंडिया में कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अभी आज की डेट में आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर केसेस आ रहे हैं तो EPO के आ रहे हैं, और it must be quite expensive also, Hemant. नहीं, एक्सपेंसिव तो नहीं होगा, नहीं एक्सपेंसिव नहीं। अब आप अगर एरिथ्रोपोइटिन अगर आप जाकर के किसी दुकान पे आप जाओगे, आप लोग जाकर के कैंसर के लिए वो लाइफ सेविंग ड्रग माना जाता है EPO, एरिथ्रोपोइटिन। No, but athletes कौन से लेवल के athletes, which Yeah, level? that's what I वही want मैं to know. आपको बता रहा हूँ कि आप किसी भी दुकान पे जाओगे, आप अगर डिमांड करोगे EPO की, एरिथ्रोपोइटिन की, कैंसर की दवा है वो, उस पर भारत सरकार सब्सिडी देती है, वो बहुत सस्ती कर दी गई है क्योंकि वो लाइफ सेविंग ड्रग है, लेकिन वो स्पोर्ट्स में आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अभी आंकड़े आए नहीं हैं, अभी जो आपने जो लिस्ट बताई है भारत टॉप में था। अभी जो आने वाले टाइम में जब डिटेल में फिर रिपोर्ट आएगी तो इंडिया फिर टॉप पर होगा। ये तो आप और मिड उसमें- वाला निकाले ना, हाँ, अभी ये तो आए। अभी बात वाला है। अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें भी इंडिया नंबर 1 होने वाला है, और उसमें सबसे ज़्यादा केसेस EPO के का ही हैं। होगा। 70 अभी तक 70 केसेस EPO, मेरी नॉलेज में 70 केसेस And which EPO level? के। They are all high performance वाले. नहीं, किस National लेवल का level. पूछ रहे हैं? इंटरनेशनल है? Are they under? Just tell me this much. Are they under top scheme? नहीं, उसमें कुछ टॉप स्कीम्स के भी हैं, और ज़्यादातर जो हैं वो बहुत छोटे लेवल के My हैं। God, this is breaking news for me that there are athletes who are a part of top scheme. Government of India's top scheme means Target Olympic Podium scheme, and these are the athletes who are expected to go and win you medals at the Olympic Games, Asian Games, and the Commonwealth Games. And a hell lot That's of money is spent on them. a lot of money spent on. So that's huge. Then, if the top athletes are using EPO. Yeah? कुछ हैं एथलीट्स हैं, वो अभी रिवील होगा। अभी ये सारा सब मतलब अभी सामने आनी है चीज़ें, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये EPO का इस तरीके से ये बहुत हमारा ज़्यादा, exclusive है। और लॉन्ग डिस्टेंस के एथलीट्स यूज़ करते हैं इसको। उसमें इनको What do you mean by long distance? जो distance 5,000, 10,000 10,000 इस तरीके के वो तो उसमें जिसमें भी एंड्योरेंस चाहिए ना। EPO इज गुड फॉर, जैसे लांस आर्मस्ट्रॉन्ग ये करता था साइकिलिंग के लिए, तो वो तो फंसा ही नहीं। वो तो 7 टूर डी फ्रांस जीतने के बाद जब वो फंसा, देन ही बिकेम फॉलन हीरो, है ना। वो इट्स नॉट अबाउट I fall बाइक। from this. I'll add my 2 pence. When Vimal and I were covering the Commonwealth Games in 2022, one of the beautiful stories that came out of Commonwealth Games was the weightlifters, and we actually did a story on Vijay Shekhar Sharma, how he cooks for the athletes and how he's been able to eradicate doping by cooking for the athletes and thereby giving a boost to the system, a flip. And get so many of them. It's not just one medal, but prepare a bench strength, and he alone was responsible.
Vijay Shekhar Sharma had a huge role to play, isn't it? बहुत वो आप उसका बता रहे शर्मा चानू नहीं मीराबाई चानू, वो देखिए उसमें और भी है, उसमें वेट लिफ्टिंग के लिए तो रूल भी था कि अगर आपका 2 से ज़्यादा हुआ तो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन बैन हो जाता था। इंडिया में बैन हुआ भी है, पहले बैन हो चुका है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को मतलब आप कोई वेट लिफ्टर आगे नहीं जा सकता। अगर आपके ईयर में 4 लिफ्टर्स पॉजिटिव पाए जाते हैं तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने इंडिया को 2010 में ईयर के लिए बैन कर दिया था। तो वो बैन हटाने के लिए इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी दिया था। तो इस तरीके से होता रहा है। बट क्या है कि उसमें आपका देखिए ये सिंपल सी बात है कि आप एग्ज़ाम में चीटिंग करके भी आईआईटी में भी लोग जाते हैं या एम्स में भी जाते हैं और एग्जाम में बहुत मेहनत करके भी जाते हैं, चीटिंग करके जाते हैं। मैं जानता हूँ, मैं गए हैं लोग, मैं उनको जानता हूँ कि जो चीटिंग करके गए बाद में वहाँ से फेल होके आए हैं बाहर से, वहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाए वो, ठीक है। और मतलब चीटिंग करने का ये मतलब नहीं होता है जिसको कुछ नहीं आता है। वो होता क्या है कि आपको 60 नंबर का आपको आता है और 70 नंबर में चीटिंग एज अ स्टिमुलेंट, आप 10 नंबर पे क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है। तो उस तरह करके भी, लेकिन आप या तो चीटिंग कर लो या फिर जो आप साल भर 10 नंबर के लिए आपको कम से कम 3-4 महीने जो मेहनत करनी पड़ेगी वो कर लो। तो वो तरीका जो होता है और वो जो ऑर्गेनिक तरीका जो अभी कर रही थी हेमंत, we know that गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग अ फेयर बिट, जो कहते हैं कि इस डोपिंग को इरेडिकेट करने के लिए कल स्पोर्ट्स बिल आया, स्पोर्ट्स बिल में इसकी कोई जिक्र नहीं थी हालांकि डोपिंग की, बट वी नो वी हैव अ नाडा। वो एनएसपी था बेसिकली, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। हालांकि यू हैव अ वैलिड पॉइंट कि उसमें डोपिंग के लिए जिक्र होना चाहिए। हाँ, डोपिंग के लिए जिक्र होना चाहिए था, बिकॉज आप 2036 के लिए प्लान करो। बेसिकली मुझे जो लगा वो बेसिकली 2036 के लिए आप ये करो, बट उतना ही एम्फेसिस डोपिंग पे होना चाहिए था। व्हाट वी कुड नॉट, मैनेजमेंट के बारे में बोला, व्हाटएवर यू आउटलाइन में नहीं था, हो सकता है बाद में। बट वो गवर्नमेंट नेशनल एंटी डोपिंग बिल लेकर के आने जा रही है। वो पहले पार्लियामेंट में पेश भी हो चुका है और उसको पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा भी गया। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने उसको देखा जब बिल को, तो उसमें कुछ संशोधन के लिए, उसको चेंजेस के लिए उसको वापस भेजा। लेकिन अब वो फिर से नेशनल एंटी डोपिंग बिल आने जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि नेशनल एंटी डोपिंग बिल अगर आ जाएगा तो इसका बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक तो ये इसमें सज़ा भी होगी, जो नेक्सस चल रहे हैं, जो बाहर से दवाइयाँ जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के स्टेरॉइड्स आप ले लो जा करके, या ईपीओ ले लो जा करके, या मास्किंग एजेंट ले लो जा करके बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, वो बंद हो जाएगा। अगर आपका नेक्सस पाया जाता है तो आपको उसमें सज़ा होगी, उसमें जुर्माना भी होगा। तो और नाडा फिर उसके बाद स्टैच्यूटरी बॉडी बन जाएगा, वो मोर इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगा। अभी जो है थोड़ा सा सरकार का दखल है नाडा पर, ऑटोनॉमस बॉडी है, बट उसका हेड डायरेक्टर जनरल जो है वो सरकार का आदमी होता है। वाडा के रूल के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑटोनॉमस बॉडी इंडिपेंडेंटली। नॉर्मली रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स को लाते हैं। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कर रहे हैं ना, स्टैच्यूटरी बॉडी होने से उसमें क्या, आपने अभी तक कितना केस सुना है कि डोपिंग, नरसिंह यादव का केस सुना, नीलम सिंह का केस सुना, अश्विनी जी, लेकिन कभी भी आपने ये नहीं सुना कि अच्छा, अगर सारे सब क्या बोलते हैं, या जैसे सुनीता रानी का केस था, सब बोलते हैं कि हमें वहाँ से लिया, ज़्यादातर कि हम यहाँ से प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे थे तो कंटामिनेटेड था। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि उस दुकान वाले पे कोई कार्रवाई हुई है। तो वह, या जहाँ से ड्रग सप्लायर जो है उस पर कोई कार्रवाई हुई। तो ये जब रूल आएगा, नाडा का बिल वगैरह आएगा, तो दे विल, मतलब फिर तो लीगल पनिशमेंट है। जैसे एक रिपोर्ट आई थी जनवरी में कि अब से कोचेस पे भी कड़ी नजर, लिस्ट बनेगी। हाँ। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा था इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें जो शब्द इस्तेमाल किया था, इट वाज कॉल्ड सेफ हेवन्स। जो ट्रेनिंग सेंटर्स सेफ हेवन बन चुके हैं, जिनके कोचेस ये करा रहे हैं। एंड हमने ऐसे ये सब जगह है, मतलब ऐसा, मतलब ये अपॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं। मैंने सोनीपत में भी सीरीज देखा है, बहुत बड़े प्लेयर्स के ग्राउंड पे भी देखा है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आप जब चले जाइए, आपको कई बार हो सकता है ज़्यादा मिल जाए, कई बार कम मिलेगा। पटियाला में आपको देखा, इन्होंने तो बहुत सारी जगह से इन्होंने, आप बताइए और कहाँ पे आप देखिए। वो पटियाला में तो बहुत ज़्यादा पहले होता था। मैं आपको
2 की बता रहा हूँ। मैंने एक स्टोरी ब्रेक की थी कि किस तरीके से NIS के हॉस्टल्स में ड्रग्स निकले थे, और वो ड्रग्स मैंने बोरे के बोरे भर करके निकाले थे पटियाला में, NIS पटियाला के कमरों से। और वहाँ NIS के बाहर एक दुकानें हैं, मतलब राघो माजरा करके एक इलाका है, लाइन से दुकानें हैं वहाँ पर मेडिसिन्स की। आप वहाँ पर जाइए, कोई भी दवा ले लीजिए जा करके, वो आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। और एक जो बिमल भाई ने अभी जो बात बताई कि सिरिंजेस की, बहुत कॉमन चीज़ है सिरिंजेस होना। अभी हालांकि नो नीडल पॉलिसी आ गई है, नो नीडल पॉलिसी आने के बाद से तो थोड़ा सा रोक लगी, लेकिन अभी निचले लेवल पे आपको अभी भी कोई भी कंपटीशन में अगर आप वॉशरूम चेक करोगे जाकर के, स्पेशली एथलेटिक्स या वेट लिफ्टिंग की कोई इवेंट है, तो आपको वहाँ पे सिरिंजेस वगैरह मिल जाएंगे। मुझे ध्यान है 2002 में एक नेशनल पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुई थी पटियाला में, और पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन था। तो मैं ऐसे ही रिंग हॉल में वो कंपटीशन हो रहा था, और मैं वॉशरूम मतलब चला गया। मैं आपको बताऊं कि वो वॉशरूम पूरा का पूरा चौक था। कम से कम 2 से 3 बोरे सिरिंजेस वहाँ पर होंगे। मैंने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा सिरिंजेस, और कंपटीशन था, मोर देन 250 या 300 कॉम्पिटिटर्स थे। और एक लिफ्टर के जब वो लिफ्ट कर रहा था तो काफ़ी हैवी था, मैंने उसकी थाइस से ब्लड निकलते देखा। उसने इतनी ज़्यादा सिरिंजेस शायद लगा रखी थी और उसकी थाई से ब्लड, तो मैं बिल्कुल एकदम आश्चर्य में रह गया कि इस तरीके से। फिर मैंने पता किया, फिर उसके बाद से मतलब ये इस तरीके की चीज़ें पहले भी बहुत ज़्यादा चलती थी, अब इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि अब थोड़ी सी अवेयरनेस है, लेकिन बावजूद अवेयरनेस के एक सिस्टमेटिक हर लेवल पे अवेयरनेस की बात नहीं है। अभी आपने एक खबर पढ़ी होगी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रेस के लिए 400 मीटर था जिसमें सारे भाग गए थे। हाँ देखिए वो एक्चुअली वही मैं आई वाज जस्ट गोइंग टू आस्क हिम कि ये मजेदार खबरें आते हैं कि नाडा के लोग पहुंचे हैं एंड द एथलीट्स आर ऑल एक एथलीट दौड़ा ओनली, और जो एथलीट वो जो भागा था जिसने, वो भी बाद में डोप में पकड़ा गया, उसका सैंपल जो हुआ वो भी डोप में पॉजिटिव निकला। लगातार when these guys go to the sports hostels, it's found that the hosteliers have fled. बिल्कुल देखिए, जब NIS पटियाला और जो भी कई साइड सेंटर्स में जब उस वक्त वाडा की टीम आती थी, उस वक्त वाडा की टीम आती थी, अभी तो अभी AIU की टीम आती है, नाडा की टीम आती है। नाडा तो अभी 2009 से एग्जिस्टेंस में आया, AIU काफ़ी बाद में आया है, पहले वाडा की टीम आती थी। तो जब भी वाडा की टीम NIS पटियाला में आती थी, एथलीटों को, खिलाड़ियों को पहले पता लग जाता, पूरे के पूरे हॉस्टल खाली हो जाते थे, पीछे से सारे लोग निकल जाते थे। बड़े उस वक्त इस तरीके का था। उसी के बाद तो आया वेयर अबाउट क्लॉज आया। का सीन याद आ रहा है, दैट होटल वाला सीन, जब भी मेट में करीना कपूर और शाहिद कपूर जहाँ ठहरे रहते हैं और वहाँ से भाग के निकलते हैं जैसे पुलिस आती है। लेकिन ये भागने की जो घटनाएं अभी भी हो रही हैं, और ये दुर्भाग्य की बात है, ये माइनर एथलीट्स में हो रही हैं। माइनर एथलीट्स में ये तो माइनर एथलीट्स की कहानी है ना, जो रेस वाली जो है, रेस वाली भी माइनर एथलीट्स ये जो स्कूल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि 2021 में जब वाडा के रूल्स रिवाइज्ड हुए, तो रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत अगर आप डोप में पकड़े गए और आपने हियरिंग पैनल के सामने जाकर के एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने डोपिंग की, आपके ऊपर चार्जेस लगे, आपने बोल दिया कि मैं रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जाऊंगी, हाँ मैंने डोपिंग की है, तो आपका बैन 4 साल से रिड्यूस होकर के 3 साल का हो जाएगा। तो अभी मैं 2-3 दिन पहले ही मैंने लिस्ट निकलवाई थी और देखा था 2021 से और अब तक 249 एथलीट्स रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत स्वीकार कर चुके हैं कि मैंने डोपिंग की है, और उनके ऊपर 3 साल का बैन लगा है।
और What a उसमें waste. और What a waste. और उसमें 25 एथलीट्स माइनर हैं उसमें, Okay. और एथलेटिक्स और वेट लिफ्टिंग का उसमें सबसे ज़्यादा सबसे नंबर है। ज़्यादा इन्हीं दोनों। Hemant, उन we are- खिलाड़ियों में MV जिल्ना भी हैं जो हाँ। इंडियन टीम में थी, वो उनके ऊपर 3 साल का बैन लगा है। उनमें वंदना गुप्ता जो कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं वो भी हैं। तरनजीत कौर जो बहुत अच्छी स्प्रिंटर मानी जाती थी दिल्ली की, उनका भी नाम है उसमें। और पॉपी हजारिका जो कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में उन्होंने जो मेडल जीता, उनका भी नाम है। तो ये बहुत मतलब It's a हैरानी वाली बात है कि नहीं बहुत बड़ी एथलीट्स भी है, जैसे मतलब जो नहीं भी हैं, जैसे कमलप्रीत कौर है, टोक्यो में 6 थी टोक्यो ओलंपिक्स में, उसका तो अचानक करियर खराब। आप जो पूछ रहे थे ना क्या लॉस होता है, उसके बाद का जो जनरेशन है उसका तो करियर अब कमलप्रीत कौर को कौन जानता है। मतलब 6 की है टोक्यो में, जो बहुत बड़ी बात है। बहुत और बड़ी बात आपको अब आपका नाम हम डोपिंग के लिए जानते हैं, है ना। तो वो तो Hemant, we've almost come towards the end of our podcast. There's one question we have to ask you is about, Bajrang Punia complaining last year about the quality of syringes. Tell us a little bit how suspicious are athletes towards the system? देखिए, वो जो बजरंग पुनिया ने उस वक्त जो रेज किया था क्वेश्चन, वो मुझे लगता है उस वक्त के लिहाज से वैलिड था कि आप अगर वेयर अबाउट में हो और आपके पास नाडा या वाडा की टीम टेस्टिंग के लिए आपके दिए गए स्लॉट पर जा रही है, तो आपका राइट है कि आप कैसे इक्विपमेंट्स लेकर के आए हो, आपकी सिरिंज वैलिड है कि Valid नहीं date है, है, मतलब- आपका कंटेनर जिसमें आप सैंपल कलेक्ट करोगे वो ठीक है, बिल्कुल एयर टाइट है कि नहीं है, ये तो वो देखने का उसका राइट है। बजरंग ने उस वक्त उसको देख लिया, वो एक्सपायरी थे और वो बिल्कुल गलत था। आप अगर DCO हो तो आपको बिल्कुल सही इक्विपमेंट के साथ जाना चाहिए। लेकिन उनका Besides, जो उनकी उस समय कंट्रोवर्सी चल भी रही थी ना, तो उनको ये तो डर हो ही सकता है कि मुझे फंसाया जा सकता है। तो उसमें कोई गलत बात नहीं थी। और अगर आपको पकड़ लिया कि एक्सपायरी डेट का आपका जो उनका कंटेनर बेसिकली उनका जो था वो एक्सपायरी डेट का उन्होंने कंप्लेन किया था, तो वो आप नहीं रख सकते हो। वो मतलब आप क्यों रख रहे हो एक्सपायरी डेट का? तो Effectiveness हाँ, उसकी डिफेक्ट नहीं रहेगी। क्यों? अरे कोई तो वजह होगी, Sterilization कोई की तो वजह effectiveness होगी नहीं जिसकी रहती वजह से है। एक्सपायरी डेट होगा, अदरवाइज कोई भी ले जाओ आप। The system also has to become robust. Well, Anviti, we began with the story of my wishful thinking that India will one day win 200 plus 213. medals in Olympics. I don't know if I will be alive to see that. I hope that I am. Why not? I hope I am to see India win 200 plus medal in the Olympic Games, but it doesn't look like in the near future with the stories that we got from. At least those Hemant 249 possible medals are definitely lost. करेक्ट। Well, thank you very much. At all Yeah. level. Yes, thank you Yeah. very much, Vimal and Hemant, for getting us all those stories. And we will keep talking to you because this is, Hemant said that this is not a topic that the journalists discuss, but we are open to discussing and we बात should होनी be चाहिए। discussing on a mainstream podcast like this. Thank you very much. थैंक यू। Thank you.